बाबा साहेब का मृत्यु कैसे हुई? क्या बाबा साहेब को उनकी पत्नी ने मार डाली? किसके कहने पर बाबा साहेब को अपने ही पत्नी ने मार डाली? मरने से एक दिन पहले बाबा साहेब ने दलित के बारे में कुछ ऐसा बोल गए जिससे आपको सुनकर होश उड़ जाएगा। और देखने से पहले अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दे, ताकि बाबा साहेब से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव आम्बेडकर की पत्नी सविता आम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉ आम्बेडकरांच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थस्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। माई साहेब आम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है, राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता आम्बेडकर ने उन्हें जगाया, कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहेब और माई साहेब ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानकचंद रत्तुआ वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को शामिल होना था। नानकचंद रत्तू पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले थे। वो काम की तलाश में दिल्ली आए थे और यहाँ वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से मिले।
बाद में वो हमेशा बाबा साहेब के साये की तरह उनके साथ रहे। 1940 में नानकचंद ने बाबा साहेब के सचिव के तौर पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब की जिंदगी के आखिरी दिन यानी 6 दिसंबर 1956 तक नानकचंद उनके सचिव रहे थे। नानकचंद ने बाबा साहेब के लेखों को टाइप करने में भी मदद की थी। बाद में नानकचंद ने बाबा साहेब की याद में 2 किताबें भी लिखी थीं। नानकचंद रत्तू का जन्म 6 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 सितंबर 2002 को 80 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाबा साहेब ने रत्तू से 14 दिसंबर को मुंबई जाने के टिकट के बारे में पूछा ताकि वो मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन के समारोह में शामिल हो सकें। माई साहेब की जीवनी के अनुसार बाबा साहेब की खराब सेहत को देखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। उसके बाद बाबा साहेब ने नानकचंद रत्तू से कहा कि वो विमान से उनके मुंबई जाने की व्यवस्था करें। उसके बाद बाबा साहेब काफी देर तक नानकचंद रत्तू को बोलकर कुछ लिखवाते रहे। बाद में रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने चले गए और चूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो नानकचंद रत्तू भी उनके बंगले में ही सो गए। माई साहेब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानकचंद रत्तू जो दफ्तर जाने वाले थे उनके पास आए। नानकचंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आईं। उसके बाद तीनों लोगों यानी बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गईं। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। डॉक्टर माधव मालवनकर मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर थे। उनका क्लिनिक गिरगांव में था। वो फिजियोथेरेपी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर मालवनकर पूरी मुंबई में एक प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर मशहूर थे। वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के डॉक्टर और दोस्त थे। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आई साहेब डॉक्टर मालवनकर की सहायक और जूनियर डॉक्टर बन गई थीं। वहीं उनकी मुलाकात बाबा साहेब से हुई थी। 5 दिसंबर 1956 के दिन करीब 12:30 बजे माई साहेब ने बाबा साहेब को लंच करने के लिए बुलाया। उस वक्त बाबा साहेब लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लिख रहे थे। वो उस वक्त अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना लिख रहे थे। माई साहेब के अनुसार बाबा साहेब को दोपहर का खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद बाबा साहेब सोने चले गए। दिल्ली में माई साहेब अपने घर की खरीदारी खुद करती थीं। बाबा साहेब के सोने के बाद वो खाने पीने का सामान और किताबें लाने बाजार चली गईं। माई साहेब खरीदारी करने के लिए उसी समय जाती थीं जब बाबा साहेब या तो संसद चले जाते थे या फिर सो रहे होते थे। 5 दिसंबर को भी जब बाबा साहेब लंच लेकर सोने चले गए तो माई साहेब खरीदारी के लिए बाजार चली गईं। डॉक्टर मालवनकर 5 दिसंबर की रात को ही विमान से मुंबई जा रहे थे। वो भी मुंबई जाने से पहले अपने लिए कुछ सामान खरीदना चाह रहे थे तो डॉक्टर मालवनकर भी माई साहेब के साथ खरीदारी के लिए बाजार चले गए। चूंकि बाबा साहेब सो रहे थे तो वो बिना बताए ही बाजार चले गए, जिससे उनकी नींद में खलल न पड़े। माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर दोपहर को करीब 2:30 बजे बाजार गए थे और वो दोनों शाम लगभग 5:30 बजे बाजार से घर लौटे। उस वक्त बाबा साहेब बेहद गुस्से में थे। माई साहेब ने इस बात का जिक्र अपनी किताब डॉ. आम्बेडकरांच्या सहवासात में किया है। उन्होंने लिखा है, बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो
बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ या उम्मीद के मुताबिक न हुआ तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है, बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज वो तलाश रहे होते थे, वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी काफूर हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहेब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गईं। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के बाद माई साहेब बाबा साहेब के लिए कॉफी बनाने सीधे रसोई में चली गईं। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर आम्बेडकर के साथी रहे चांगदेव खैरमोड़े ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधिमंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां आकर जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके। ऐसा कि माई साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक लिखने पढ़ने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी सारी रात पढ़ते लिखते रहा करते थे। लेकिन माई साहेब अपनी जीवनी में लिखती हैं कि 5 दिसंबर की रात नानकचंद रत्तू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने S.M. जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी। अपनी चिट्ठियों पर भी फिर एक नजर डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहेब ने लिखा है कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर की सुबह, जिसकी शुरुआत सूर्यास्त से हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को माई साहेब रोज की तरह सुबह उठीं। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गईं। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहेब लिखती हैं, मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पर पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज दी, लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, और सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहेब को जबरदस्त धक्का लगा। वो रोने लगीं। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहेब और उनके सहायक सुदामा। माई साहब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज दी। इसके बाद माई साहेब ने डॉक्टर मालवनकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवनकर ने उन्हें बताया कि वो बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दें, लेकिन तब तक बाबा साहब का देहांत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहेब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानकचंद रत्तू को बुला लाएं। सुदामा कार लेकर गए और नानकचंद रत्तू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नानकचंद रत्तू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानकचंद रत्तू ने सरकार के विभागों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खैरमोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहेब जिद कर रही थीं कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए।
हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया।